SSMB 29 मूवी की शुरुआत होती है अफ्रीका के घने जंगलों में, जहां एक साहसी और बुद्धिमानी खोजी आर्यन सेन यानी महेश बाबू एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज में जुटे हैं। उनके साथ है उनकी टीम, जिसमें प्रमुख हैं डॉक्टर माया वर्मा यानी प्रियंका चोपड़ा, एक प्रतिष्ठित पुरातत्वविद और अरबपति जिन्होंने इस अभियान को प्रायोजित किया है। उनका नाम अभी आगे पता चलेगा। दृश्य 2। मंदिर के भीतर शाम का समय है। आर्यन और माया एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक रहस्यमय शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख में एक प्राचीन भारतीय सभ्यता का उल्लेख है, जो एक शक्तिशाली रत्न संजीवनी मणि की रक्षा करती थी। यह मणि जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखने की शक्ति रखती है। दृश्य चेंज होता है। भारत की काशी का पुनर्निर्मित सेट। रात का समय है। कहानी भारत की ओर मुड़ती है, जहां सुकुमार सेन पृथ्वीराज सुकुमारन, एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति, काशी के प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों में संजीवनी मणि की खोज में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य इस मणि की शक्ति का उपयोग करके बेसबुक संतुलन को बदलना है, जो कि इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि इस मूवी में विलेन का रोल निभा रहे हैं, और बखूबी वो इस रोल में फिट भी हैं। वो इस संजीवनी मणि को इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट को, इस पृथ्वी को चेंज कर सकते हैं, जो लोगों को दुख पहुंचा सकें। इन्हें दुख देने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इस मूवी के ये विलेन हैं। तो चलिए नेक्स्ट दृश्य पर ध्यान देते हैं। दृश्य चेंज होता है। अफ्रीका से भारत की यात्रा। दिन का समय है। आर्यन और माया शिलालेख की जानकारी के आधार पर भारत की यात्रा करते हैं। वे विभिन्न प्राचीन स्थलों और गुफाओं की खोज करते हैं, जहां उन्हें संकेत मिलते हैं कि संजीवनी मणि वास्तव में अस्तित्व में है, और इसे छिपाने के लिए एक गुप्त संगठन ने कई जाल बिछाए हैं। दृश्य चेंज होता है। माया की असली पहचान। रात का समय है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ खुलासा होता है कि माया का उद्देश्य केवल पुरातत्वविद खोज नहीं है, वह संजीवनी मणि की शक्ति का उपयोग करके अपने निजी लाभ के लिए करना चाहती है, और इसके लिए वह सुकुमारन सेन के साथ गुप्त रूप से मिल चुकी है। और ये सब हमारे मूवी के हीरो महेश बाबू को नहीं पता है। यहाँ प्रियंका चोपड़ा एंड सुकुमारन सेन जो विलेन हैं, अब यहाँ पर दोनों विलेन ही हो जाते हैं। तो चलिए कहानी आगे मोड़ लेती है। दृश्य चेंज होता है। बनारस का रहस्य। रात का समय है। अंधेरी रात है। हल्की सी बूंदें हैं। स्थान काशी, एक प्राचीन पुस्तकालय के तहखाने। आर्यन सेन यानी महेश बाबू और डॉक्टर माया वर्मा प्रियंका चोपड़ा बनारस के एक गुप्त पुस्तकालय में पहुंचते हैं। यहाँ सदियों पुरानी संस्कृत पांडुलिपियों और प्राचीन मानचित्र छिपे हुए हैं। पुस्तक का अंश आर्यन पढ़ता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, वहाँ जन्म लेता है मणि, वह जो सृष्टि का संतुलन बनाता है। परंतु वही हाथ यदि उसे छुए जो मोह से बंधा है, तो सृष्टि स्वयं को भस्म कर देती है। आर्यन को यह बात चुभती है। वह महसूस करता है कि वह केवल खोज ही नहीं है, बल्कि शायद इस रहस्य का रक्षक भी है। दृश्य चेंज होता है। पहला संघर्ष। काशी के घाट पर देर रात के समय में। जैसे ही आर्यन और माया घाट पर पहुंचते हैं, एक रहस्यमय हमला होता है। एक नकाबपोश संगठन, नग्न त्रय, ट्रायड ऑफ शैडोज, उन पर घात लगाकर हमला करता है। एक्शन सीन। आर्यन अकेले ही 8 लोगों से भिड़ता है। हाथ में केवल एक त्रिशूल है, पर युद्ध कला में पारंगत आर्यन घाट की सीढ़ियों को भी अपने हथियार की तरह उपयोग करता है। माया चुपचाप पीछे हटती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। सस्पेंस यहाँ आता है कि
माया ने यह हमला रुक पाया नहीं। क्या वह इस हमले का हिस्सा थी? तो जानेंगे अगले पार्ट में। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार सेन का उदय। हिमालय की एक रहस्यमय गुफा। सुकुमार सेन पृथ्वीराज सुकुमारन यानी पृथ्वीराज सुकुमारन, एक विद्वान, एक साधक, परंतु विकृत उद्देश्य वाला। वह एक रहस्यमयी अग्निकुंड में ध्यानस्थ है, जहां से उसकी आत्मा अतीत की घटनाओं को देखती है। संवाद सुकुमार। संजीवनी मणि केवल जीवनी नहीं देती, यह काल को पलट सकती है। अब समय है इतिहास को मोड़ने का, भविष्य को बदलने का। वह अपने सेनापति को आदेश देता है, आर्यन को रोको, माया को उसकी जगह लेनी है। दृश्य चेंज होता है। माया और आर्यन संबंधों में दरार। बनारस से वापस लौटते हुए आर्यन और माया एक ट्रक में यात्रा कर रहे हैं। संवाद। आर्यन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने पुरानी भारतीय भाषाएं कहाँ से सीखी? माया हिचकिचाते हुए बोलती है, कुछ रहस्य खोजने के लिए बनाए जाते हैं। आर्यन के मन में संदेह जन्म लेता है। दृश्य चेंज होता है। अंधेरे की सभा। नग्नत्रय का मुख्यालय, भूमिगत मंदिर, ट्राइड ऑफ शैडोज के सभी सदस्य एक गोल सभा में बैठते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, संजीवनी मणि को किसी भी कीमत पर हासिल करना। मुख्य सदस्य, अगर मणि रक्षक के हाथ में पहुंच गई तो हम कभी उसे छू नहीं पाएंगे। उसे तोड़ दो या उससे पहले आर्यन को खत्म कर दो। एक मुखबिर बताता है कि अगला सुराग हिमालय के नीचे स्थित नाग मंदिर में छिपा है, जहां हजारों साल से कोई जीवित नहीं लौटा। दृश्य चेंज होता है और कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट आता है। यहाँ से असली कहानी शुरुआत होती है। यहाँ से आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल रहस्यमयी ये मूवी होने वाली है। माया का रहस्य उजागर। होटल में आर्यन की नींद टूटती है। उसे माया का बैग दिखता है, जिसमें टाइड ऑफ शैडोज का प्रतीक चिन्ह होता है। आर्यन, धीरे से, तुम वही हो जिसमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता था। माया की आंखों में आंसू है, पर चेहरा कठोर है। अगर तुम जानते आर्यन कि मैं किसे बचाने के लिए सब कर रही हूँ, तुम मुझे नहीं रोकते। लेकिन वह बताती नहीं किसे बचा रही है। शायद वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुकुमारन सेन और पृथ्वीराज सुकुमारन की वजह से वो जबरदस्ती ये सब कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो महेश बाबू आर्यन है, वो सब कुछ समझ जाता है कि ये सब धोखा है, वो अपने लालच के लिए कर रही है। तो नेक्स्ट पार्ट पर हम देखते हैं ये कहानी रहस्यमय मोड़ लेती है। जैसे ही आर्यन होटल छोड़ता है, पीछे दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है, जिसमें उसकी ही आकृति एक राजा के रूप में बनी है, जिसके हाथ में संजीवनी मणि है। वॉइस ओवर आता है इस मूवी में। जैसे जैसे महेश बाबू उस तस्वीर को देखता है, उस पूरे एरिया में जो राजमहल है, उस राजमहल से आवाज़ आती है एक, जो खोजता है वो रक्षक नहीं होता, परंतु जो चुना गया है वही रक्षक कहलाता है। तो यहाँ तक कहानी कुछ ऐसी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। दृश्य चेंज होता है। हिमालय की ओर यात्रा। बर्फीले तूफान का आरंभ। स्थान उत्तराखंड। एक बर्फीली घाटी के सुदूर हिस्से में आर्यन सेन एक पुराने मानचित्र के अनुसार हिमालय की एक छिपी हुई घाटी की ओर बढ़ता है। चारों ओर बर्फ की चादर, नीचे गहराई में बर्फीले झरने और हवा में एक अजीब सी सन्नाहट। पर्यावरण पर कैमरा स्लो मोशन में उड़ते बर्फ के कणों को दिखाता है। बैकग्राउंड में मंत्रों की धुन और वायलिन की गूंज है। आर्यन के पास केवल एक पुराना त्रिशूल, एक ताबीज और डॉक्टर माया का दिया हुआ नक्शा है। इन सब के होते हुए जो आर्यन है वो डॉक्टर माया के ख्यालों में अब भी डूबा हुआ है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों वो मेरा साथ नहीं देना चाहती।
बल्कि उस आदमी के साथ है जो बहुत ही लालची है और इस ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता है। दृश्य चेंज होता है नाग मंदिर के पास। पहली झलक, एक गहरी गुफा के भीतर नाग मंदिर की प्राचीन संरचना दिखाई देती है। दीवारों पर शेषनाग की आकृतियां, फर्श पर चक्रव्यूह और बीचों बीच एक शिला पर चमकती हुई संजीवनी मणि की छाया। गुफा का आभास ऐसा है मानो वहां समय ही स्थिर हो गया हो। आर्यन आहिस्ता से, तो यही है वह स्थान जहां देवताओं ने अंतिम बार मनुष्य को अमरता दी थी। दृश्य चेंज होता है चक्रव्यूह का परीक्षण। आर्यन बनाम संरक्षक। जैसे ही आर्यन एक पत्थर को हटाता है, गुफा में हलचल शुरू हो जाती है। मंदिर का यंत्र मंडल सक्रिय होता है जो केवल धर्म, साहस और निस्वार्थता की परीक्षा ले सकता है। एक संरक्षक प्रकट होता है, एक आध्यात्मिक योद्धा जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रहा है। भीषण युद्ध दृश्य, त्रिशूल बनाम तलवार। आर्यन अपने शरीर नहीं मन की स्थिरता से लड़ता है। हर बार में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। संरक्षक लड़ाई के बीच, क्या तो उस लायक है जो देवताओं ने चुना हो। युद्ध के अंत में संरक्षक आर्यन की आंखों में देखता है और झुक जाता है। संरक्षक, मणि तुझे तभी मिलेगी जब तू उसे छोड़ेगा। और जैसे ही आर्यन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसका पैर एक पत्थर पर लगता है और उस पत्थर पर लगने के बाद वो पत्थर थोड़ा सा हट जाता है। उसके बाद वहाँ का राजमहल की जो संरक्षक रक्षा थी संजीवनी मणि की, वो टूट जाती है और चारों तरफ से भुन्न भुन्न की आवाज़ होती है। और मिनटों सेकंडों में आर्यन समझ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो नीचे लेट जाता है और चारों तरफ से तीर आने लगते हैं। वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ थी, वो पत्थर के हिलने के बाद सब जिंदा हो जाती हैं और वो सब आर्यन के पीछे पड़ जाती हैं, जैसे कि आर्यन को खत्म करना हो, जैसे कि आर्यन एक राक्षस हो जो सिर्फ मणि को लेने आया है। कुछ देर बाद आर्यन मंत्र पढ़ता है और जो सारी मूर्तियां थी वो फिर से मूर्ति बन जाती हैं। आर्यन और आगे बढ़ता है। दृश्य चेंज होता है। माया की वापसी, रहस्य खुलता है। जैसे ही आर्यन मंदिर के केंद्र में पहुंचता है, डॉक्टर माया वर्मा वहां पहले से मौजूद होती है, लेकिन उसके कपड़े, उसकी आंखें और उसकी ऊर्जा बदल चुकी है। माया के पीछे नगंत्री का पूरा दल खड़ा है। माया भावुक स्वर में, मेरे पिता सुकुमार सेन परसों से इस मणि की खोज में पागल हो चुके हैं। वह चाहते हैं कि मैं आर्यन को यहाँ तक लाऊं ताकि वह मार्ग प्रशस्त हो। चौंकाने वाला मोड़, माया ही सुकुमार सेन की बेटी है। आर्यन क्रोधित हो जाता है, तुमने मुझे धोखा दिया। माया आंखों में आंसू, मैंने सिर्फ तुम्हें उस राह पर पहुंचाया जो केवल तुम ही पार कर सकते थे। मणि की रक्षा तुम्हारा कर्म है और उसका नाश मेरी नीति। वो जैसे जैसे अब यहाँ पर कुछ देर बाद आर्यन संजीवनी मणि को हासिल कर लेता है, क्योंकि वो निस्वार्थ होता है। उसके दिल में कोई स्वार्थ नहीं होता, वो सिर्फ रक्षा करना चाहता है उस संजीवनी मणि की। लेकिन अब खड़े हैं माया और सुकुमार सेन के आदमी उसके सामने। उस संजीवनी मणि को वो छीनना चाहते हैं। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार सेन का आगमन, खलनायक का दर्शन। गुफा के आकाश में आग की लपटें उठती हैं। सुकुमार सेन गुफा में प्रवेश करता है। उसकी आंखें लाल, शरीर तप्त और साथ में दुर्भावना से भरे हुए अनुयायी। सुकुमार हंसते हुए, बुद्धि का नायक भावनाओं में फंस गया, यही मेरी जीत है। आर्यन सेन। वह एक रहस्यमय अग्नि मंत्र पढ़ता है और गुफा का कंपन शुरू हो जाता है। अब निर्णय का समय है। मणि को उठाकर शक्ति प्राप्त करें या मणि को नष्ट करके मानवता को बचाएं। अंतिम दृश्य। इस भाग का समापन
रहस्य खुलने से एक क्षण पहले आर्यन मणि के पास पहुंचता है। उसकी उंगलियां उसके आसपास घूर्णन करने लगती हैं। माया रो रही है। सुकुमार मंत्र पढ़ रहा है। पृष्ठभूमि संगीत शिव तांडव स्तोत्रम की धीमी गूंज। आर्यन अपने आप से, जिसे पाने की इच्छा सब में थी, शायद उसे छोड़ देना ही मेरा धर्म है। कहानी यहीं रुकी। क्या आर्यन मणि उठाएगा या नहीं? क्या सुकुमार जीत जाएगा या नहीं? क्या माया अब आर्यन की ओर लौटेगी या प्रतिभक्ति निभाएगी? अभी इस कहानी का अंतिम युद्ध एक ब्रह्मांडीय दर्शन और SSMB 29 के बाद SSMB 30 की ओर संकेत दिखाया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको फुल कहानी इसी लहजे में बताता रहूँगा। तो दृश्य चेंज होता है। मणि का स्पर्श, अतीत का दर्शन, स्थान नाग मंदिर की मध्य गर्भी गुफा। आर्यन जैसे ही संजीवनी मणि को छूता है, उसकी आंखों में एक तेज उजाला भर जाता है। पूरा शरीर स्थिर, परंतु मन एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ता है। विजुअल अनुभव, आर्यन हजारों वर्ष पीछे चला जाता है। ऋषि अगस्त्य, महाराज विक्रमादित्य, अशोक महान जैसे चरित्रों की झलक मिलती है। उन्हें भी मणि की शक्ति छूने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इच्छा की थी, संपूर्ण नहीं। स्वर आकाशवाणी आवाज आती है उस महल में। जो मणि चाहता है वह उसे खो देता है। जो मणि त्यागेगा वह सृष्टि के राज को समझेगा। आर्यन के चेहरे पर शांति आ जाती है। दृश्य चेंज होता है। आर्यन का निर्णय, मणि का विसर्जन। स्थान मंदिर का मुख्य गर्भगृह। सामने सुकुमार सेन, माया रोती हुई और गुफा कांपती हुई। सुकुमार गर्जना में, मणि मुझे दे दो आर्यन, तुम्हारे पास समय नहीं है। आर्यन गंभीर स्वर में, तुमने जीवन भर शक्ति को पूजा, मैं अब उस शक्ति को त्यागता हूँ ताकि हमारा जीवित रहे। आर्यन मणि को लेकर गुफा की गहराई में जाता है। वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जिसके भीतर अग्निकोश है। विसर्जन का दृश्य, आर्यन मंत्र पढ़ता है। मणि जलती नहीं, प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो जाती है। पूरी गुफा कंपन के साथ शांति में बदल जाती है। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार की हार, सच्चाई का सामना। सुकुमार गुस्से में पागल हो चुका है। उसके अनुयायी पीछे हटते हैं। वह अकेला खड़ा है, क्रोध, दुख और शर्म के मिश्रण में। सुकुमार, तूने वो छीना जिसके लिए मैंने उम्र गंवाई। आर्यन, नहीं सुकुमार, मैंने वो छोड़ा जिसे पाने के लिए तुम्हारा जीवन अंधकार में हो गया। सुकुमार घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। दृश्य चेंज होता है। माया की प्रायश्चित, टूटता बंधन, जुड़ती आत्मा। माया आर्यन के पास आती है। उसकी आंखों में गिलानी और प्रेम दोनों है। माया, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया, धोखा नहीं दिया, पर मेरी नियत में विश्वास नहीं था। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगे? आर्यन, इस यात्रा में हमने खोया बहुत कुछ, पर जो पाया वह सब था, और वह तुम्हारे बिना अधूरा होता। आर्यन और माया पहली बार एक दूसरे का हाथ थामते हैं, बिना संदेह के। दृश्य चेंज होता है। अंतिम विदाई, गुफा का बंद होना। गुफा धीरे धीरे खुद को बंद कर रही थी। जैसे ही आर्यन और माया बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे गुफा में पत्थर गिरने लगते हैं। अब आर्यन माया का हाथ पकड़ता है और तेजी से भागता है। जैसे तैसे वो उस गुफा से निकल जाते हैं और तुरंत ही वो गुफा बंद हो जाती है। बाहरी दृश्य, बर्फीली घाटी में अब एक नई रोशनी है, प्राकृतिक और पवित्र। दृश्य चेंज होता है। 6 महीने बाद अफ्रीका की भूमि पर डॉक्टर माया वर्मा अब संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन की प्रतिनिधि हैं। वह मानव सभ्यता की
खोई संस्कृति पर रिसर्च प्रस्तुत कर रही हैं। पीछे दर्शक दीर्घा में आर्यन चुपचाप बैठा है, मुस्कुराता हुआ। दृश्य चेंज होता है। अंतिम सीन, एक संकेत अगली कहानी का। एक मरुस्थल में एक रहस्यमय गुफा के भीतर कोई विदेशी विद्वान एक शिलालेख पढ़ रहा है। विद्वान, संजीवनी इज ओनली वन पीस, द रियल मैन बिगिंस हियर। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। वहां एक नया चिन्ह उभरता है, ब्रह्मा नदी, द सीक्रेट ऑफ SSMB 30। समाप्त। लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी फुल स्टोरी इसी लहजे में आगे बढ़ाता रहूंगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ। कहानी का 5वां भाग कल्पनाशील सिनेमाई अनुभव देते हुए मैं आपको सुनाता रहूंगा। दृश्य चेंज होता है। ब्रह्मा नाड़ी, रहस्य का पुनः उत्तम स्थान, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के बीच एक प्राचीन खंडहर, एक रहस्यमय विदेशी महिला जूलिया गहरे भूरे वस्त्रों में प्राचीन प्रतीकों को एक प्राचीन स्तंभ पर पढ़ रही होती है। जूलिया धीमे स्वर में, संजीवनी तो केवल द्वार था, वास्तविक शक्ति ब्रह्मा नाड़ी में है, जहां समय जन्म लेता है और काल समाप्त होता है। स्तंभ पर लिखा होता है, ब्रह्मा नाड़ी में प्रवेश वही करेगा जो मृत्यु को अर्पण कर सकता है, पुनर्जन्म का प्रण करे। कैमरा जैसे ही जूम करता है, जूलिया की आंखों में जुनून और भय एक साथ चमकते हैं। दृश्य चेंज होता है। भारत लौटने की तैयारी, आर्यन की नई खोज होती है। स्थान, केरल के तटीय गांव में एक छोटा सा शोध केंद्र। आर्यन वहां अध्ययन कर रहा है, पान पत्र, शिलालेख और ताड़पत्रीय ग्रंथों में डूबा हुआ। वह एक रहस्यमय ग्रंथ पढ़ता है, ब्रह्मा नाड़ी, वह मार्ग है जहां सृष्टि के बीच संजोए गए, जिसे ऋषि अत्रि ने छिपाया था, रक्षित किया था समय के पत्थरों में। आर्यन, क्या संजीवनी मणि केवल एक परीक्षा फल था? क्या असली युद्ध अब शुरू होगा? दृश्य चेंज होता है। मित्रों की पुनः बैठक। आर्यन, माया और पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर इब्राहिम खान एक साथ आते हैं। डॉक्टर इब्राहिम खान कहते हैं, तुमने जो किया वो इतिहास का पुनर्लेखन है आर्यन, लेकिन अफ्रीका में जो हो रहा है वो भविष्य को मिटाने की साजिश है। नया लक्ष्य, माली की पहाड़ियों में स्थित ब्रह्मा नाड़ी का प्रवेश द्वार, वहीं से शुरू होगा एक नया अध्याय। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार सेन की वापसी, परंतु बदले स्वर में। गंगा नदी के किनारे काशी। सुकुमार एक साधु का वेश धारण कर चुका है। उसके पास आता है एक विदेशी दूत, जूलिया का संदेश लेकर। दूत, उसने तुम्हें बुलाया है, कहा है कि संजीवनी का रक्षक ही ब्रह्मा नाड़ी की चाबी है। सुकुमार की आंखों में अब तुरंत है, पश्चाताप और लालसा का संगम। दृश्य चेंज होता है। मध्य अफ्रीका दिखाई देती है। आर्यन, माया और टीम एक पुरानी जीप में अफ्रीकी घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें मिलते हैं आदिवासी समुदाय जो उन्हें अग्री पुत्र कहकर पहचानते हैं। एक बूढ़ा पुरोहित जो भविष्यवाणी करता है। पुरोहित, जिसने जीवन त्यागा वही समय की नाड़ी को छोड़ेगा, पर यदि गलत हाथों में पहुंची तो समय स्वयं को नष्ट कर देगा। दृश्य चेंज होता है। ब्रह्मा नाड़ी का प्रवेश द्वार, एक काले पत्थर की विशाल दीवार और उस पर उकेरा है एक 3 सर्पीली आकृति त्रिनाड़ी। आर्यन उसका अर्थ निकालता है और वहां एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है। अंदर प्रवेश करते ही तापमान शून्य से भी कम हो जाता है। जमीन पर बर्फ नहीं, लेकिन जली हुई अस्थियां दिखाई देती हैं। दीवारों पर छायाएं,
जो जलती हैं पर शरीर नहीं। माया घबरा कर, क्या ये भूत है? आर्यन संयमित है, नहीं, ये है समय के शिलालेख जिन्होंने ब्रह्म नाड़ की रक्षा की थी। अब इस कहानी में कुछ रहस्यमय ट्विस्ट आता है जो देखने को हमको अभी मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेश बाबू की न्यू मूवी SSMB29 के बारे में। उसकी फुल स्टोरी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हैं, वो भी SSMB29। आपको बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल 4D में समझ में आने वाला है। इसका बजट 1000 करोड़ है इस मूवी का। इसका इतना ज़्यादा बजट है जितना कि बहुत सारी मूवीज़ कमा भी नहीं पाती हैं। बहुत सारी क्या मोस्टली मूवीज़ कमा ही नहीं पाती इतना जितना कि इसका बजट है। तो आप सोच ही सकते हैं किस लेवल की ये मूवी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी एंड बाद में उसके कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यूज भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। SSMB29 ग्रैंड सिनेमैटिक ओपनिंग फेड इन। स्क्रीन पर काली पट्टी में गोल्डन फॉन्ट में लिखा आता है, दिस इज अ स्टॉर्म कमिंग। बैकग्राउंड स्कोर भारी भरकम ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक हॉलीवुड स्टाइल में होता है। हांस जिमर वाइब्स, तालियां जैसी गूंजती बीट्स के साथ सीन पहलाता है। ओपनिंग विजुअल रहस्यमय लैंडस्केप। कैमरा उड़ते हुए हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। नीचे घना जंगल और एक बर्फीली घाटी में एक प्राचीन मंदिर के खंडर। हवा में बर्फ के कण तैर रहे हैं। गूंजती हुई आवाज आती है। हर वीर गाथा के पीछे एक राजा छुपा होता है और हर राजा का खुलासा एक तूफान बनकर आता है। सीन कट होता है। विलेन की एंट्री होती है मास लेवल पर। एक अंधेरी गुफा में खून से सनी तलवार के पास बैठा है हमारा विलेन। चेहरे पर डरावना दाग, आंखों में आग। बैकग्राउंड में चैंटिंग होती है, अघोर अघोर अघोर। वो धीरे से उठता है। कैमरा उसके चेहरे पर अल्ट्रा स्लो मोशन में जूम करता है। वो कहता है, आग जलानी है तो हवाओं को भी अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। एक विस्फोटक कट के साथ सीन बदलता है। हीरो की बिल्डअप। महेश बाबू का फर्स्ट रिवील होता है। भारी बारिश में ड्रेंच्ड टेरेन पर एक लोन राइडर आ रहा है, ब्लैक हुड और चमड़े की जैकेट पहने हुए। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वह हुड हटाता है। बैकग्राउंड स्कोर रुकती है। एकदम डेड साइलेंस हो जाती है। महेश बाबू का चेहरा जैसे ही कैमरे पर आता है, बिजली कड़कती है। धीरे से वो स्माइल करता है और एक डायलॉग फेंकता है, शेर को कभी बारिश से नहीं डर लगता क्योंकि उसके पंजों में तूफान होता है। सीन कट होता है। हीरो का POV आता है। सामने दुश्मनों की फौज जिनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। हीरो की बाइक से उतरता है, जैकेट उतारकर फेंकता है। कैमरा जैकेट के गिरने पर स्लो मोशन जूम करता है जैसे वक्त रुक गया हो। सीन कट होता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है हीरो का मिशन। नरेशन में आता है कि ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक युद्ध है। महेश बाबू एक स्पेशल फोर्सेस के एक्स ऑफिसर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखी थी, लेकिन एक इंटरनेशनल माफिया ने उसके पूरे गांव को मिटा दिया। अब ये लड़ाई पर्सनल बन चुकी है। अगर दुश्मन अपनी ताकत से डराता है तो उसे हमारी हिम्मत का जवाब देना होगा। ये डायलॉग वो अपने मेंटर से सुन चुका था, जो अब उसकी प्रेरणा है। सीन कट होता है। एक्शन सीक्वेंस, सिनेमैटिक कॉम्बैट। पहला फाइट सीन। हाथ में सिर्फ एक चेन व्हिप और सराउंडिंग्स में एनिमीज। फाइट कोरियोग्राफी दुनिया के टॉप स्टंट डायरेक्शन जैसा। हर पंच, हर किक पर कैमरा शेक, स्लो मोशन और बैकग्राउंड स्कोर सिंक होता है। महेश बाबू की आखिरी मूव हवा में स्पिन करते हुए 3 लोगों को एक साथ गिरा देता है। कैमरा 360 डिग्री में घूमता है और जैसे ही एनिमीज गिरते हैं, बैकग्राउंड स्कोर क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। सीन कट होता है। सुबह की सुनहरी सूरज अरुणाचल की वादियों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। धूप हल्की सी थी और कैमरा एक पहाड़ी की चोटी पर गिरता है। वहाँ पर हवा के साथ झूलते हुए एक विशाल झंडा और उसके ठीक सामने
अपने रोबदार अंदाज में खड़ा है हमारा हीरो महेश बाबू यानी आरव रेड्डी। आरव रेड्डी एक फौजी परिवार से है जिसने बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति अपने खून में बसा ली है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आग है, होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वो दुश्मन को पहले ही मौत दे चुका हो। उसके पीछे सेना की यूनिट तैयार है, मानो किसी भी आदेश का इंतजार कर रही है। कंट्रोल रूम से सीन कट होता है। भारत सरकार की टीम सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी अरविंद स्वामी विलेन शार्प माइंडेड बट डबल फेस्ड, हकीकत में देश का गद्दार है। दिखावे में वो देशभक्त है पर असल में इंटरनेशनल माफिया से मिला हुआ है। उसके पास एक गुप्त प्लान है, भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स को ब्लैक मार्केट में बेचना, जो देश की अर्थव्यवस्था को गिरा देगा। अब कैमरा कट होता है चीन और भारत की सीमा पर। दुश्मन ने एक बेहद खतरनाक प्लान बना लिया है, जिसको एग्जीक्यूट करने वाला है इंटरनेशनली मर्सनरी विक्टर चैंग बिलेन, जो चाइना बैक्ड ऑपरेशन चला रहा है। विक्टर चैंग को लाया गया है क्योंकि अरविंद स्वामी जानता है कि आरव रेड्डी को हराने के लिए कोई बाहरी दिमाग और फौलादी ताकत चाहिए। यहाँ एक हाई टेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ विक्टर चैंग अपने कमांडरों के साथ मिलकर एडवांस्ड ड्रोन, एआई पावर्ड वेपन्स और बायोकेमिकल वॉरफेयर का प्लान बना रहा है। अब सिनेमैटिक एंट्री होती है हीरोइन की, त्रिशा कृष्ण, जो फिल्म में है डॉक्टर अनन्या राव, एक मिलिट्री साइंटिस्ट और आरव रेड्डी की बचपन की दोस्त। अनन्या आरव को इन्फॉर्म करती है, आरव यह सिर्फ जंग नहीं है, ये सर्वाइवल की जंग है। अगर ये बायोकेमिकल वेपन लॉन्च हो गया तो हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया खत्म हो जाएगा। आरव रेड्डी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अनन्या अगर दुश्मन सोचता है कि ये ज़मीन उनके कब्जे में आ जाएगी तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि अब मैं उनकी कब्र खुदवा दूंगा। इंटरवल तक का बिल्डअप, अरविंद स्वामी और विक्टर चैंग का प्लान एग्जीक्यूट होने की कगार पर है। आरव रेड्डी अपनी इलाइट स्क्वाड के साथ इनफिल्ट्रेशन के लिए निकल चुका है। हैवी ट्रेनिंग मॉन्टेज जहां ड्रोन वॉरफेयर, डेजर्ट कॉम्बाट और माउंटेन वॉरफेयर दिखाया जाता है। इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जहां आरव अपने पिता की फौजी वर्दी पहनते हुए वादा करता है, इस बार सिर्फ जीत नहीं चाहिए, इतिहास चाहिए। अनन्या राव की आंखों में डर की लकीरें तो हैं, पर भरोसे उससे भी गहरा है। वो आरव रेड्डी को माइक्रोचिप देती है जिसमें एनिमीज कैंप की सारी जानकारी इनक्रिप्टेड है। कैमरा जूम इन करता है आरव के चेहरे पर। वो चिप को घूरते हुए हल्की सी मुस्कान देता है। देश के दुश्मन जितना भी डिजिटल हो जाएं, हमारा दिल देश के लिए हमेशा एनालॉग रहेगा। सीन कट होता है हाई वोल्टेज मॉन्टेज सीक्वेंस पर। बीजीएम तेज होता है। आरव रेड्डी अपनी स्पेशल ऑप्स टीम तैयार करता है। टीम में है राणा दुग्गावती एज मेजर रुद्रा सिंह, एक रॉ ब्रूट फोर्स वाला कमांडो जो एनिमी बेस में घुसकर तबाही मचा सकता है। विजय सेतुपति एज श्याम प्रताप, इंटेलिजेंस ऑफिसर, हैकिंग, डिकोडिंग और एनिमी इन्फिल्ट्रेशन स्पेशलिस्ट। नयनथड़ा एज एल्ट्री, मीरा शर्मा, स्नाइपर एक्सपर्ट, कूल हेडेड बट डेडली एक्यूरेट। यहाँ एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है ट्रेनिंग शॉट्स गियर रेडी हो रहे हैं, ड्रोन सर्वाइलेंस हो रही है और बुलेट मैगजीन भरते सोल्जर्स के क्लोजअप शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। अब कहानी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। एनिमीज के पास एक क्वांटम मिसाइल जो एआई से कंट्रोल होता है, उस मिसाइल के टारगेट हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व है। अनन्या राव डिकोड करती है, अगर मिसाइल लॉन्च हो गया तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, पूरा साउथ एशिया न्यूक्लियर एस बन जाएगा। आरव रेड्डी अपनी टीम को देखते हुए कहते हैं, ये जंग है उन लोगों से जो सोच रहे हैं भारत को झुका देंगे, पर वो नहीं जानते हम सिर्फ झुके हुए धनुष होते हैं
ताकि वॉर के वक्त हमारे तीर सीधा दिल में जाकर लगे। सीन शिफ्ट होता है एनिमीज बेस पर। विक्टर चैंग, अरविंद स्वामी दोनों प्लान बना रहे हैं। विक्टर का डायलॉग सिनेमैटिक और इंटिमिडेटिंग है। यू कैन नॉट किल व्हाट यू कैन नॉट सी। पर विजय सेतुपति का टाइट रिप्लाई सीन में ट्विस्ट लाता है। पर तू भूल गया, हिंदुस्तान के सिपाही अंधेरों में भी देख लेते हैं। हाई स्पीड के एक्शन बिल्ड होता है। अब सुरक्षा का अल्टीमेट प्लान बनता है, ऑपरेशन बिजरा। मिशन का ऑब्जेक्टिव है एनिमी मिसाइल कंट्रोल हैक करना, विक्टर चैंग को न्यूट्रलाइज करना, अरविंद स्वामी के बिट्रेल को एक्सपोज करना। लाइव ग्लोबल ब्रॉडकास्ट में इंटरवल लेवल का क्लाइमैक्स सीन आता है। हाई टेंशन मोमेंट। आरब और टीम एनिमी बेस में घुस चुके हैं। एक ड्रोन उन्हें टारगेट कर लेता है। आरब ब्लास्ट होने से पहले चिप को रुद्र सिंह को देकर कहता है, मैं गिर भी गया तो भारत नहीं गिरने दूंगा। एक्सप्लोजन स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इंटरवल लिखा आता है। बिल्कुल बड़े स्क्रीन के लायक पेस और स्केल पे है स्टोरी। अब शुरू होता है ऑपरेशन बजरा का असली एग्जीक्यूशन। रात का वक्त है। लोकेशन दुश्मनों का सेक्रेट बेस, आर्टिक की बर्फीली घाटियों में। पूरे आसमान में नॉर्थर्न लाइट्स चमक रही है, लेकिन इनके नीचे एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो इतिहास को दर्ज होगा। एरियल शॉट। ड्रोन स्काई में हमिंग कर रहे हैं। इंफ्रारेड व्यू। दुश्मन सोल्जर्स स्नो कैमोफ्लेग में घूम रहे हैं। अरब रेडी विनोक्यूलर्स से बेस को देख रहा है। स्लो जूम इन उसके चेहरे पर, आइज फुल ऑफ फायर। अरब लो टोन स्टील वॉइस के साथ, ये रात तो उनकी है पर सवेरा हमारा होगा। कट होता है सीन। विजय सेतुपति हैकिंग सिस्टम में बिजी है। कोड्स स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं। ही वो विस्पर करता है, 5 सेकंड और बस मिसाइल के एआई को ओवरराइड करने वाला हूँ। राणा दुर्गावती अपनी हैवी मशीन गन रेडी करता है। आंखों में जुनून है। नयनतारा स्नाइपर पोजीशन में एक हल्की ब्रेथ लेती है। कैमरा उसकी आईलैशेस के स्लो मोशन शॉट पर रुकता है। शी मरमर्स, एक भी शॉट चूकी तो पूरा देश रोएगा। अब एक सिनेमैटिक बिल्ड अप सीन आता है। एनिमी लीडर विक्टर चैंग मिसाइल एक्टिवेट करता है। काउंटडाउन शुरू होता है। एनिमी सोल्जर्स लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं, टारगेट लॉक्ड, इंडिया फ्यूल रिजर्व। अरब की पल्स तेज हो रही है, लेकिन एक्सप्रेशन रॉक स्टडी। वो अपनी टीम को कमांड देता है, हर सेकंड कीमत है और हर बुलेट का हिसाब दिया जाएगा। एक्शन सीक्वेंस आता है। राणा का करेक्टर रुद्र सिंह फ्रंट लाइन तोड़ता है, गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहा है। अरब पीछे से एजोल्ट करता है, एक के बाद एक एनिमी न्यूट्रलाइज करता है। विजय हैकिंग के फाइनल स्टेज में है। ओवरराइड डन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी डाइवर्टेड। स्क्रीन पर मिसाइल का पाथ बदल जाता है और पूरा बेस हिल उठता है। अब अरब और विक्टर आमने सामने हैं। बैकग्राउंड में फायर है, दोनों के सेल हाउस अगेंस्ट में फ्लेम्स। विक्टर मॉकिंग, वो हंसी उड़ाता है। यू आर टू लेट सोल्जर। अरब स्माइलिंग कोल्डली। लेट हम सिर्फ शादी में होते हैं, जंग में नहीं। और एक तगड़ी फाइट सीक्वेंस शुरू होती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज स्वॉर्ड्स, हर एक पंच और किक की आवाज आपके व्यूवर्स के कानों में गूंजेगी। फाइनली अरब अपनी कॉम्बैट नाइफ से विक्टर को डिसआर्म करता है और उसे इम्बोलाइज कर देता है। विजय फाइनल कंट्रोल में मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है। पूरी स्क्रीन पर फायरवर्क्स जैसा ब्लास्ट दिखता है, लेकिन ये बचाव का ब्लास्ट है, विजय का सिंबल। विक्ट्री सीन आता है। टीम बेस कैंप पर वापस आती है। हेलीकॉप्टर सनसेट में उड़ रहा है और अरब की आंखें फ्यूचर की ओर देख रही हैं। नयनतारा धीरे से अरब के पास आती है, मुस्कुराकर पूछती है, अगला मिशन कब है सर? अरब हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, दुश्मन जब तक सांस लेगा हमारी टीम का मिशन ख़त्म नहीं होगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।
बैकग्राउंड में एक थंडर स्टॉर्म बीजीएम उठता है और लिखा आता है आरब रेड्डी विल रिटर्न, और क्रेडिट रोल होते हैं। क्लिफ हैंगर म्यूजिक। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस फिगर शैडो में खड़ा है। सरप्राइज कैमियो सुपरस्टार एक्टर वो अरब की टीम के बारे में इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को जानकारी देता है। अरब रेड्डी को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया का अंडरवर्ल्ड इकट्ठा होगा, और स्क्रीन फेड हो जाती है। देखो यार, महेश बाबू की काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं आज की डेट में, और हुई भी हैं। बहुत सारी मूवीज़ वो एक फैमिली लेवल पर बनाते हैं, बट ये जो मूवी है वो हॉलीवुड लेवल पर है। इसकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, कुछ इसी तरह इसकी स्टोरी होने वाली है। अगर आपने देखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और महेश बाबू की बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने एक अलग रोल निभाया है, जैसे कि सरकारों वारी पता एंड गुंटूर कारम। ये न्यू मूवीज़ महेश बाबू की आई हैं, इनमें कुछ अलग रोल उन्होंने निभाए हैं। बट ये जो आ रही है इनकी SSMB 29, ये अलग ही लेवल पर है भाई। इसका बजट देखकर ये आदमी समझ रहा है कि 1000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट किए होंगे भाई, किस लेवल की इसकी स्टोरी होने वाली है। इसकी जो स्टोरी है वो वाराणसी से शुरू होने वाली है। वाराणसी में कुछ होगा, ग्रंथ रिलेटेड इसकी स्टोरी है। ग्रंथ और मंदिर से रिलेटेड इसकी स्टोरी कुछ होगी। तो इसकी कुछ फैक्ट एंड रिव्यूज़ मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के बारे में। बजट अप्रोक्स 1000 करोड़, बिगेस्ट इंडियन फिल्म बजट एवर। डायरेक्टर एस राजमौली बाहुबली और RRR के बाद एक और एपिक मूवी ये रिलीज़ करने वाले हैं। राइटर आप खुद में राइटर। महेश बाबू एज मेजर रोल अरब रेड्डी। विजय सेतुपति एज अर्जुन राव मास्टर हैकर। राणा तेगुपति एज रुद्र सिंह हैवी आर्टिलरी एक्सपर्ट। नयनतारा एज कैप्टन पेरिया वर्मा स्नाइपर एंड स्ट्रेटजी हेड। स्पेशल विलेन विक्टर चैंग प्लेड बाय इंटरनेशनल एक्टर डॉन ली। कैमियो रामचरण एज कोलोनल देव सरप्राइज एंट्री इन क्लाइमैक्स। म्यूजिक जो है इस मूवी में वो है MM कीरावनी RRR फेम। बैकग्राउंड स्कोर गूज़बम्प गारंटेड हैं इसके। VFX एंड एक्शन कोरियोग्राफी ILM एंड स्टूडियो वाइटा हॉलीवुड लेवल के हैं। सिनेमाटोग्राफी की अगर हम बात करें तो सेंथिल कुमार बाहुबली और RRR के बराबर है। जो ऑलरेडी रिलीज्ड मूवी हैं उनसे बेस्ट ही होने वाली है, क्योंकि इसका बजट ही देख लो भाई। मूवी रिव्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, SSMB 29 एक फिल्म नहीं है, ये एक विजुअल एक्सपीरियंस है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो लगेगा जैसे इस हर फ्रेम में करोड़ों रुपये बहाए गए हैं और एक एक सेकंड एड्रेनलिन से भरा हुआ है। महेश बाबू का एंट्री सीन बिलीव मी, जैसे ही स्लो मोशन में वो आर्मी ड्रेस में बारिश के बीच में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, बैकग्राउंड में थंडर स्टॉर्म है और म्यूज़िक फुल ब्लास्ट है। पूरे सिनेमा हॉल में सीटियाँ और तालियां गूंजने लगती हैं। मूवी का डायलॉग फायर है, दुश्मन अपने वीपन्स गिनते हैं, हम अपनी हिम्मत। जंग जीतनी नहीं है, दुश्मन का ख्वाब भी जला देना है। एक्शन सीन वर्ल्ड क्लास हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, आर्कटिक स्नो फाइट, टैंकर चेस सीन इन डेजर्ट, अंडर वाटर मिसाइल डिसआर्मिंग सीन, फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा। VFX तो इतना रियलिस्टिक है कि आप सोचेंगे हॉलीवुड में भी ऐसा सीक्वेंस नहीं देखा। इमोशनल कोटेशन भी हाई लगती है। अरब रेड्डी का एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वो अपने माता पिता की मज़ार पर जाता है और कहता है, आपकी कसम थी देश किससे वफादार रहने की, आज मैं अपनी जान से भी वफा करूंगा। IMDb पर 9.7 स्टार है। रोटन टमाटोज 98 फ्रेश। ऑडियंस स्कोर 99% लव्ड। बुकमाई शो पर 97% मस्ट वॉच होगी। इंटरनेशनल मीडिया स्पेक्टिकल्स ऑफ द ईयर। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, योर ऑडियंस को हाइप मिलेगा। ओपनिंग डे मिनिमम will be around 200 crore worldwide. Opening weekend
we can say that it will be 700 crore worldwide. लाइफ टाइम कलेक्शन एक्सपेक्टेड माने तो इसकी होगी 2500 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बिगेस्ट एवर फॉर एनी इंडियन फिल्म। आप देख लो यार, जैसा बजट ऐसी फिल्म। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और वीडियो में। इसकी जो कुछ स्टोरी एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा। तो स्टोरी इसकी ये वाली यहाँ से शुरू होती है। SSMB 29 मूवी की शुरुआत होती है अफ्रीका के घने जंगलों में, जहाँ एक साहसी और बुद्धिमानी खोजी आर्यन सेन यानी महेश बाबू एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज में जुटे हैं। उनके साथ है उनकी टीम, जिसमें प्रमुख हैं डॉक्टर माया वर्मा यानी प्रियंका चोपड़ा, एक प्रतिष्ठित पुरातत्वविद और अरबपति जिन्होंने इस अभियान को प्रायोजित किया है। उनका नाम अभी आगे पता चलेगा। दृश्य 2। मंदिर के भीतर शाम का समय है। आर्यन और माया एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें एक रहस्यमय शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख में एक प्राचीन भारतीय सभ्यता का उल्लेख है, जो एक शक्तिशाली रत्न संजीवनी मणि की रक्षा करती थी। यह मणि जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखने की शक्ति रखती है। दृश्य चेंज होता है। भारत की काशी का पुनर्निर्मित सेट। रात का समय है। कहानी भारत की ओर मुड़ती है, जहां सुकुमार सेन पृथ्वीराज सुकुमारन, एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति, काशी के प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों में संजीवनी मणि की खोज में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य इस मणि की शक्ति का उपयोग करके बेसबुक संतुलन को बदलना है, जो कि इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि इस मूवी में विलेन का रोल निभा रहे हैं और बखूबी वो इस रोल में फिट भी हैं। वो इस संजीवनी मणि को इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट को, इस पृथ्वी को चेंज कर सकते हैं, जो लोगों को दुख पहुंचा सकें। इन्हें दुख देने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इस मूवी के ये विलेन हैं। तो चलिए नेक्स्ट दृश्य पर ध्यान देते हैं। दृश्य चेंज होता है। अफ्रीका से भारत की यात्रा। दिन का समय है। आर्यन और माया शिलालेख की जानकारी के आधार पर भारत की यात्रा करते हैं। विभिन्न प्राचीन स्थलों और गुफाओं की खोज करते हैं, जहां उन्हें संकेत मिलते हैं कि संजीवनी मणि वास्तव में अस्तित्व में है और इसे छिपाने के लिए एक गुप्त संगठन ने कई जाल बिछाए हैं। दृश्य चेंज होता है। माया की असली पहचान। रात का समय है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ खुलासा होता है कि माया का उद्देश्य केवल पुरातत्वविद खोज नहीं है, वह संजीवनी मणि की शक्ति का उपयोग करके अपने निजी लाभ के लिए करना चाहती है, और इसके लिए वह सुकुमारन सेन के साथ गुप्त रूप से मिल चुकी है। और ये सब हमारे मूवी के हीरो महेश बाबू को नहीं पता है। यहाँ प्रियंका चोपड़ा एंड सुकुमारन सेन जो विलेन हैं, अब यहाँ पर दोनों विलेन ही हो जाते हैं। तो चलिए कहानी आगे मोड़ लेती है। दृश्य चेंज होता है। बनारस का रहस्य। रात का समय है। अंधेरी रात है। हल्की सी बूंदें हैं। स्थान काशी। एक प्राचीन पुस्तकालय के तहखाने। आर्यन सेन यानी महेश बाबू और डॉक्टर माया वर्मा प्रियंका चोपड़ा बनारस के एक गुप्त पुस्तकालय में पहुंचते हैं। यहाँ सदियों पुरानी संस्कृत पांडुलिपियों और प्राचीन मानचित्र छुपे हुए हैं। पुस्तक का अंश आर्यन पढ़ता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, वहाँ जन्म लेता है मणि, वह जो सृष्टि का संतुलन बनाता है। परंतु वही हाथ यदि उसे छुए जो मोह से बंधा है, तो सृष्टि स्वयं को भस्म कर देती है। आर्यन को यह बात चुभती है। वह महसूस करता है कि वह केवल खोज ही नहीं है, बल्कि शायद इस रहस्य का रक्षक भी है। दृश्य चेंज होता है। पहला संघर्ष। काशी के घाट पर देर रात के समय में
जैसे ही आर्यन और माया घाट पर पहुंचते हैं, एक रहस्यमयी हमला होता है। एक नकाबपोश संगठन, नग्न ट्राइड ऑफ शैडोज, उन पर घात लगाकर हमला करता है। एक्शन सीन: आर्यन अकेले ही 8 लोगों से भिड़ता है। हाथ में केवल एक त्रिशूल है, पर युद्ध कला में पारंगत आर्यन घाट की सीढ़ियों को भी अपने हथियार की तरह उपयोग करता है। माया चुपचाप पीछे हटती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। सस्पेंस यहाँ आता है कि माया ने यह हमला रुक पाया नहीं। क्या वह इस हमले का हिस्सा थी? तो जानेंगे अगले पार्ट में। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार सेन का उदय, हिमालय की एक रहस्यमय गुफा। सुकुमार सेन पृथ्वीराज सुकुमारन यानी पृथ्वीराज सुकुमारन, एक विद्वान, एक साधक, परंतु विकृत उद्देश्य वाला। वह एक रहस्यमयी अग्निकुंड में ध्यानस्थ है, जहाँ से उसकी आत्मा अतीत की घटनाओं को देखती है। संवाद: सुकुमार, संजीवनी मणि केवल जीवनी नहीं देती, यह काल को पलट सकती है। अब समय है इतिहास को मोड़ने का, भविष्य को बदलने का। वह अपने सेनापति को आदेश देता है, आर्यन को रोको, माया को उसकी जगह लेनी है। दृश्य चेंज होता है। माया और आर्यन, संबंधों में दरार। बनारस से वापस लौटते हुए आर्यन और माया एक ट्रक में यात्रा कर रहे हैं। संवाद: आर्यन, तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने पुरानी भारतीय भाषाएं कहाँ से सीखी? माया हिचकिचाते हुए बोलती है, कुछ रहस्य खोजने के लिए बनाए जाते हैं। आर्यन के मन में संदेह जन्म लेता है। दृश्य चेंज होता है। अंधेरे की सभा, नग्नत्रय का मुख्यालय, भूमिगत मंदिर, ट्राइड ऑफ शैडोज के सभी सदस्य एक गोल सभा में बैठते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, संजीवनी मणि को किसी भी कीमत पर हासिल करना। मुख्य सदस्य: अगर मणि रक्षक के हाथ में पहुंच गई तो हम कभी उसे छू नहीं पाएंगे। उसे तोड़ दो या उससे पहले आर्यन को खत्म कर दो। एक मुखबिर बताता है कि अगला सुराग हिमालय के नीचे स्थित नाग मंदिर में छिपा है, जहां हजारों साल से कोई जीवित नहीं लौटा। दृश्य चेंज होता है और कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट आता है। यहाँ से असली कहानी शुरुआत होती है। यहाँ से आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल रहस्यमयी ये मूवी होने वाली है। माया का रहस्य उजागर। होटल में आर्यन की नींद टूटती है। उसे माया का बैग दिखता है, जिसमें टाइड ऑफ शैडोज का प्रतीक चिन्ह होता है। आर्यन धीरे से, तुम वही हो जिसमें सबसे ज़्यादा भरोसेमंद समझता था। माया की आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा कठोर है। अगर तुम जानते आर्यन कि मैं किसे बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ, तुम मुझे नहीं रोकते। लेकिन वह बताती नहीं किसे बचा रही है। शायद वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुकुमारन सेन और पृथ्वीराज सुकुमारन की वजह से वो जबरदस्ती ये सब कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो महेश बाबू आर्यन है, वो सब कुछ समझ जाता है कि ये सब धोखा है, वो अपने लालच के लिए कर रही है। तो नेक्स्ट पार्ट पर हम देखते हैं ये कहानी रहस्यमय मोड़ लेती है। जैसे ही आर्यन होटल छोड़ता है, पीछे दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है, जिसमें उसकी ही आकृति एक राजा के रूप में बनी है, जिसके हाथ में संजीवनी मणि है। वॉइस ओवर आता है इस मूवी में। जैसे जैसे महेश बाबू उस तस्वीर को देखता है, उस पूरे एरिया में जो राजमहल है, उस राजमहल से आवाज़ आती है एक, जो खोजता है वो रक्षक नहीं होता, परंतु जो चुना गया है वही रक्षक कहलाता है। तो यहाँ तक कहानी कुछ ऐसी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। दृश्य चेंज होता है। हिमालय की ओर यात्रा, बर्फीले तूफान का आरंभ। स्थान उत्तराखंड। एक बर्फीली घाटी के सुदूर हिस्से में आर्यन सेन एक पुराने मानचित्र के अनुसार हिमालय की एक छिपी हुई घाटी की ओर बढ़ता है। चारों ओर बर्फ की चादर
नीचे गहराई में बर्फीले झरने और हवा में एक अजीब सी सन्नाट। पर्यावरण पर कैमरा स्लो मोशन में उड़ते बर्फ के कणों को दिखाता है। बैकग्राउंड में मंत्रों की धुन और वायलिन की गूंज है। आर्यन के पास केवल एक पुराना त्रिशूल, एक ताबीज और डॉक्टर माया का दिया हुआ नक्शा है। इन सब के होते हुए जो आर्यन है वो डॉक्टर माया के ख्यालों में अब भी डूबा हुआ है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों वो मेरा साथ नहीं देना चाहती, बल्कि उस आदमी के साथ है जो बहुत ही लालची है और इस ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता है। दृश्य चेंज होता है नाग मंदिर के पास। पहली झलक एक गहरी गुफा के भीतर नाग मंदिर की प्राचीन संरचना दिखाई देती है। दीवारों पर शेषनाग की आकृतियां, फर्श पर चक्रव्यूह और बीचों बीच एक स्लैब पर चमकती हुई संजीवनी मणि की छाया। गुफा का आभास ऐसा है मानो वहां समय ही स्थिर हो गया हो। आर्यन आहिस्ता से, तो यही है वह स्थान जहां देवताओं ने अंतिम बार मनुष्य को अमरता दी थी। दृश्य चेंज होता है चक्रव्यूह का परीक्षण। आर्यन बनाम संरक्षक। जैसे ही आर्यन एक पत्थर को हटाता है गुफा में हलचल शुरू हो जाती है। मंदिर का यंत्र मंडल सक्रिय होता है जो केवल धर्म, साहस और निस्वार्थता की परीक्षा ले सकता है। एक संरक्षक प्रकट होता है, एक आध्यात्मिक योद्धा जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रहा है। भीषण युद्ध दृश्य। त्रिशूल बनाम तलवार। आर्यन अपने शरीर नहीं मन की स्थिरता से लड़ता है। हर बार में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। संरक्षक लड़ाई के बीच, क्या तो उस लायक है जो देवताओं ने चुना हो? युद्ध के अंत में संरक्षक आर्यन की आंखों में देखता है और झुक जाता है। संरक्षक, मणि तुझे तभी मिलेगी जब तू उसे छोड़ेगा। और जैसे ही आर्यन थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसका पैर एक पत्थर पर लगता है और उस पत्थर पर लगने के बाद वो पत्थर थोड़ा सा हट जाता है। उसके बाद वहाँ का राजमहल की जो संरक्षक रक्षा थी संजीवनी मणि की, वो टूट जाती है और चारों तरफ से वुन्न वुन्न की आवाज होती है और मिनटों सेकंडों में आर्यन समझ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो नीचे लेट जाता है और चारों तरफ से तीर आने लगते हैं। वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ थीं, वो पत्थर के हिलने के बाद सब जिंदा हो जाती हैं और वो सब आर्यन के पीछे पड़ जाती हैं, जैसे कि आर्यन को खत्म करना हो, जैसे कि आर्यन एक राक्षस हो जो सिर्फ मणि को लेने आया है। कुछ देर बाद आर्यन मंत्र पढ़ता है और जो सारी मूर्तियां थी वो फिर से मूर्ति बन जाती हैं। आर्यन और आगे बढ़ता है। दृश्य चेंज होता है। माया की वापसी। रहस्य खुलता है। जैसे ही आर्यन मंदिर के केंद्र में पहुंचता है डॉक्टर माया वर्मा वहां पहले से मौजूद होती है, लेकिन उसके कपड़े, उसकी आंखें और उसकी ऊर्जा बदल चुकी है। माया के पीछे नगंत्री का पूरा दल खड़ा है। माया भावुक स्वर में, मेरे पिता सुकुमार सेन परसों से इस मणि की खोज में पागल हो चुके हैं। वह चाहते हैं कि मैं आर्यन को यहाँ तक लाऊं ताकि वह मार्ग प्रशस्त हो। चौंकाने वाला मोड़, माया ही सुकुमार सेन की बेटी है। आर्यन क्रोधित हो जाता है, तुमने मुझे धोखा दिया। माया आंखों में आंसू, मैंने सिर्फ तुम्हें उस राह पर पहुंचाया जो केवल तुम ही पार कर सकते थे। मणि की रक्षा तुम्हारा कर्म है और उसका नाश मेरी नीति। वो जैसे जैसे अब यहाँ पर कुछ देर बाद आर्यन संजीवनी मणि को हासिल कर लेता है, क्योंकि वो निस्वार्थ होता है। उसके दिल में कोई स्वार्थ नहीं होता। वो सिर्फ रक्षा करना चाहता है उस संजीवनी मणि की। लेकिन अब खड़े हैं माया और सुकुमार सेन के आदमी उसके सामने। उस संजीवनी मणि को वो छीनना चाहते हैं। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार सेन का आगमन, खलनायक का दर्शन।
गुफा के आकाश में आग की लपटें उठती हैं। सुकुमार सेन गुफा में प्रवेश करता है। उसकी आंखें लाल, शरीर तप्त और साथ में दुर्भावना से भरे हुए अनुयायी। सुकुमार हंसते हुए, बुद्धि का नायक भावनाओं में फंस गया, यही मेरी जीत है आर्यन सेन। वह एक रहस्यमयी अग्नि मंत्र पढ़ता है और गुफा का कंपन शुरू हो जाता है। अब निर्णय का समय है। मणि को उठाकर शक्ति प्राप्त करें या मणि को नष्ट करके मानवता को बचाएं। अंतिम दृश्य। इस भाग का समापन रहस्य खुलने से एक क्षण पहले आर्यन मणि के पास पहुंचता है। उसकी उंगलियां उसके आसपास घूर्णन करने लगती हैं। माया रो रही है। सुकुमार मंत्र पढ़ रहा है। पृष्ठभूमि संगीत शिव तांडव स्तोत्रम की धीमी गूंज। आर्यन अपने आप से, जिसे पाने की इच्छा सब में थी, शायद उसे छोड़ देना ही मेरा धर्म है। कहानी यहीं रुकी। क्या आर्यन मणि उठाएगा या नहीं? क्या सुकुमार जीत जाएगा या नहीं? क्या माया अब आर्यन की ओर लौटेगी या प्रतिभक्ति निभाएगी? अभी इस कहानी का अंतिम युद्ध एक ब्रह्मांडीय दर्शन और SSMB 29 के बाद SSMB 30 की ओर संकेत दिखाया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको फुल कहानी इसी लहजे में बताता रहूँगा। तो दृश्य चेंज होता है। मणि का स्पर्श, अतीत का दर्शन, स्थान नाग मंदिर की मध्य गर्भी गुफा। आर्यन जैसे ही संजीवनी मणि को छूता है, उसकी आंखों में एक तेज उजाला भर जाता है। पूरा शरीर स्थिर, परंतु मन एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़ता है। विजुअल अनुभव। आर्यन हजारों वर्ष पीछे चला जाता है। ऋषि अगस्त्य, महाराज विक्रमादित्य, अशोक महान जैसे चरित्रों की झलक मिलती है। उन्हें भी मणि की शक्ति छूने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इच्छा की थी, संपूर्ण नहीं। स्वर आकाशवाणी आवाज आती है उस महल में। जो मणि चाहता है वह उसे खो देता है। जो मणि त्यागेगा वह सृष्टि के राज को समझेगा। आर्यन के चेहरे पर शांति आ जाती है। दृश्य चेंज होता है। आर्यन का निर्णय, मणि का विसर्जन। स्थान मंदिर का मुख्य गर्भगृह। सामने सुकुमार सेन, माया रोती हुई और गुफा कांपती हुई। सुकुमार गर्जना में, मणि मुझे दे दो आर्यन, तुम्हारे पास समय नहीं है। आर्यन गंभीर स्वर में, तुमने जीवन भर शक्ति को पूजा, मैं अब उस शक्ति को त्यागता हूँ ताकि मानवता जीवित रहे। आर्यन मणि को लेकर गुफा की गहराई में जाता है। वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जिसके भीतर अग्निकोश है। विसर्जन का दृश्य। आर्यन मंत्र पढ़ता है। मणि जलती नहीं, प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो जाती है। पूरी गुफा कंपन के साथ शांति में बदल जाती है। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार की हार, सच्चाई का सामना। सुकुमार गुस्से में पागल हो चुका है। उसके अनुयायी पीछे हटते हैं। वह अकेला खड़ा है, क्रोध, दुख और शर्म के मिश्रण में। सुकुमार, तूने वो छीना जिसके लिए मैंने उम्र गंवाई। आर्य, नहीं सुकुमार, मैंने वो छोड़ा जिसे पाने के लिए तुम्हारा जीवन अंधकार में हो गया। सुकुमार घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। दृश्य चेंज होता है। माया की प्रायश्चित, टूटता बंधन, जुड़ती आत्मा। माया आर्यन के पास आती है। उसकी आंखों में गिलानी और प्रेम दोनों है। माया, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया, धोखा नहीं दिया, पर मेरी नियत में विश्वास नहीं था। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगे? आर्यन, इस यात्रा में हमने खोया बहुत कुछ, पर जो पाया वह सबक था और वह तुम्हारे बिना अधूरा होता। आर्यन और माया पहली बार एक दूसरे का हाथ थामते हैं, बिना संदेह के। दृश्य चेंज होता है। अंतिम विदाई। गुफा का बंद होना। गुफा धीरे धीरे खुद को बंद कर रही थी। जैसे ही आर्यन और माया
बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे गुफा में पत्थर गिरने लगते हैं। अब आर्यन माया का हाथ पकड़ता है और तेजी से भागता है। जैसे तैसे वो उस गुफा से निकल जाते हैं और तुरंत ही वो गुफा बंद हो जाती है। बाहरी दृश्य बर्फीली घाटी में अब एक नई रोशनी है, प्राकृतिक और पवित्र। दृश्य चेंज होता है। 6 महीने बाद अफ्रीका की भूमि पर डॉक्टर माया वर्मा अब संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन की प्रतिनिधि हैं। वह मानव सभ्यता की खोई संस्कृति पर रिसर्च प्रस्तुत कर रही हैं। पीछे दर्शक दीर्घा में आर्यन चुपचाप बैठा है, मुस्कुराता हुआ। दृश्य चेंज होता है। अंतिम सीन एक संकेत अगली कहानी का। एक मरुस्थल में एक रहस्यमय गुफा के भीतर कोई विदेशी विद्वान एक शिलालेख पढ़ रहा है। विद्वान, संजीवनी इज ओनली वन पीस, द रियल मैप बिगिंस हियर। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। वहां एक नया चिन्ह उभरता है, ब्रह्मा नदी, द सीक्रेट ऑफ SSMB 30। समाप्त। लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी फुल स्टोरी इसी लहजे में आगे बढ़ाता रहूंगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ। कहानी का 5वां भाग कल्पनाशील सिनेमाई अनुभव देते हुए मैं आपको सुनाता रहूंगा। दृश्य चेंज होता है। ब्रह्मा नाड़ी रहस्य का पुनः उत्तम विस्तार। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के बीच एक प्राचीन खंड नहर, एक रहस्यमय विदेशी महिला जूलिया गहरे भूरे वस्त्रों में प्राचीन प्रतीकों को एक प्राचीन स्तंभ पर पढ़ रही होती है। जूलिया धीमे स्वर में, संजीवनी तो केवल द्वार था, वास्तविक शक्ति ब्रह्मा नाड़ी में है, जहाँ समय जन्म लेता है और काल समाप्त होता है। स्तंभ पर लिखा होता है, ब्रह्मा नाड़ी में प्रवेश वही करेगा जो मृत्यु को अर्पण कर सकता है, पुनर्जन्म का प्रण करेगा। कैमरा जैसे ही जूम करता है, जूलिया की आंखों में जुनून और भय एक साथ चमकते हैं। दृश्य चेंज होता है। भारत लौटने की तैयारी। आर्यन की नई खोज होती है। स्थान केरल के तटीय गांव में एक छोटा सा शोध केंद्र। आर्यन वहां अध्ययन कर रहा है। पान पत्र, शिलालेख और ताड़पत्रीय ग्रंथों में डूबा हुआ वह एक रहस्यमय ग्रंथ पढ़ता है। ब्रह्मा नाड़ी वह मार्ग है जहाँ सृष्टि के बीच संजोए गए हैं, जिसे ऋषि अत्रि ने छिपाया था, रक्षित किया था समय के पत्थरों में। आर्यन, क्या संजीवनी मणि केवल एक परीक्षा फल था? क्या असली युद्ध अब शुरू होगा? दृश्य चेंज होता है। मित्रों की पुनः बैठक। आर्यन, माया और पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर इब्राहिम खान एक साथ आते हैं। डॉक्टर इब्राहिम खान कहते हैं, तुमने जो किया वो इतिहास का पुनर्लेखन है आर्यन, लेकिन अफ्रीका में जो हो रहा है वो भविष्य को मिटाने की साजिश है। नया लक्ष्य माली की पहाड़ियों में स्थित ब्रह्मा नाड़ी का प्रवेश द्वार। वहीं से शुरू होगा एक नया अध्याय। दृश्य चेंज होता है। सुकुमार सेन की वापसी, परंतु बदले स्वर में। गंगा नदी के किनारे काशी। सुकुमार एक साधु का वेश धारण कर चुका है। उसके पास आता है एक विदेशी दूत, जूलिया का संदेश लेकर। दूत, उसने तुम्हें बुलाया है, कहा है कि संजीवनी का रक्षक ही ब्रह्मा नाड़ी की चाबी है। सुकुमार की आंखों में अब द्वंद है, पश्चाताप और लालसा का संगम। दृश्य चेंज होता है। मध्य अफ्रीका दिखाई जाती है। आर्यन, माया और टीम एक पुरानी जीप में अफ्रीकी घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें मिलते हैं आदिवासी समुदाय जो उन्हें अग्नि पुत्र कहकर पहचानते हैं। एक बूढ़ा पुरोहित जो भविष्यवाणी करता है। पुरोहित, जिसने जीवन त्यागा वही समय की नाड़ी को छोड़ेगा।
पर यदि गलत हाथों में पहुंची तो समय स्वयं को नष्ट कर देगा। दृश्य चेंज होता है। ब्रह्मनाड़ी का प्रवेश द्वार, एक काले पत्थर की विशाल दीवार और उस पर उकेरा है एक 3 सर्पीली आकृति त्रिनाड़ी। आर्यन उसका अर्थ निकालता है और वहां एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है। अंदर प्रवेश करते ही तापमान शून्य से भी कम हो जाता है। जमीन पर बर्फ नहीं, लेकिन जली हुई अस्थियां दिखाई देती हैं। दीवारों पर छायाएं जो जलती हैं, पर शरीर नहीं। माया घबराकर, क्या ये भूत है? आर्यन संयमित है, नहीं, ये है समय के शिलालेख जिन्होंने ब्रह्मनाड़ी की रक्षा की थी। अब इस कहानी में कुछ रहस्यमय ट्विस्ट आता है जो देखने को हमको अभी मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेश बाबू की न्यू मूवी SSMB 29 के बारे में। उसकी फुल स्टोरी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा जैसे कि आप एक मूवी ही देख रहे हैं, वो भी SSMB 29। आपको बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल 4D में समझ में आने वाला है। इसका बजट 1000 करोड़ है इस मूवी का। इसका इतना ज़्यादा बजट है जितना कि बहुत सारी मूवीज़ कमा भी नहीं पाती। बहुत सारी क्या मोस्टली मूवीज़ कमा ही नहीं पाती इतना जितना कि इसका बजट है। तो आप सोच ही सकते हैं किस लेवल की ये मूवी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी, एंड बाद में उसके कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। SSMB 29 ग्रैंड सिनेमैटिक ओपनिंग। फेड इन। स्क्रीन पर काली पट्टी में गोल्डन फॉन्ट में लिखा आता है, दिस इज अ स्टॉर्म कमिंग। बैकग्राउंड स्कोर भारी भरकम। ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक हॉलीवुड स्टाइल में होता है। हांस जिमर वाइब्स, तालियां जैसी गूंजती बीट्स के साथ। सीन पहलाता है। ओपनिंग विजुअल रहस्यमय लैंडस्केप। कैमरा उड़ते हुए हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। नीचे घना जंगल और एक बर्फीली घाटी में एक प्राचीन मंदिर के खंडर। हवा में बर्फ के कण तैर रहे हैं। गूंजती हुई आवाज आती है। हर वीर गाथा के पीछे एक राजा छुपा होता है और हर राजा का खुलासा एक तूफान बनकर आता है। सीन कट होता है। विलेन की एंट्री होती है मास लेवल पर। एक अंधेरी गुफा में खून से सनी तलवार के पास बैठा है हमारा विलेन। चेहरे पर डरावना दाग, आंखों में आग। बैकग्राउंड में चैंटिंग होती है, अघोर अघोर अघोर। वो धीरे से उठता है। कैमरा उसके चेहरे पर अल्ट्रा स्लो मोशन में जूम करता है। वो कहता है, आग जलानी है तो हवाओं को भी अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। एक विस्फोटक कट के साथ सीन बदलता है। हीरो की बिल्डअप। महेश बाबू का फर्स्ट रिवील होता है। भारी बारिश में ड्रेंच्ड टेरेन पर एक लोन राइडर आ रहा है, ब्लैक हुड और चमड़े की जैकेट पहने हुए। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वह हुड हटाता है। बैकग्राउंड स्कोर रुकती है। एकदम डेड साइलेंस हो जाती है। महेश बाबू का चेहरा जैसे ही कैमरे पर आता है, बिजली कड़कती है। धीरे से वो स्माइल करता है और एक डायलॉग फेंकता है, शेर को कभी बारिश से नहीं डर लगता क्योंकि उसके पंजों में तूफान होता है। सीन कट होता है। हीरो का POV आता है। सामने दुश्मनों की फौज जिनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। हीरो की बाइक से उतरता है, जैकेट उतारकर फेंकता है। कैमरा जैकेट के गिरने पर स्लो मोशन जूम करता है जैसे वक्त रुक गया हो। सीन कट होता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है हीरो का मिशन। नरेशन में आता है कि ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक युद्ध है। महेश बाबू एक स्पेशल फोर्सेस के एक्स ऑफिसर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखी थी, लेकिन एक इंटरनेशनल माफिया ने उसके पूरे गांव को मिटा दिया। अब ये लड़ाई पर्सनल बन चुकी है। अगर दुश्मन अपनी ताकत से डराता है तो उसे हमारी हिम्मत का जवाब देना होगा। ये डायलॉग वो अपने मेंटर से सुन चुका था, जो अब उसकी प्रेरणा है। सीन कट होता है। एक्शन सीक्वेंस, सिनेमैटिक कॉम्बैट। पहला फाइट सीन, हाथ में सिर्फ एक चेन व्हिप और सराउंडिंग्स में एनिमीज। फाइट कोरियोग्राफी दुनिया के टॉप स्टंट डायरेक्शन जैसा। हर पंच, हर किक पर कैमरा से एक
स्लो मोशन और बैकग्राउंड स्कोर सिंक होता है। महेश बाबू की आखिरी मूव हवा में स्पिन करते हुए 3 लोगों को एक साथ गिरा देता है। कैमरा 360 डिग्री में घूमता है और जैसे ही एनिमीज गिरते हैं बैकग्राउंड स्कोर क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। सीन कट होता है। सुबह की सुनहरी सूरज अरुणाचल की वादियों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। धूप हल्की सी थी और कैमरा एक पहाड़ी की चोटी पर गिरता है। वहां पर हवा के साथ झूलते हुए एक विशाल झंडा और उसके ठीक सामने अपने रोबदार अंदाज में खड़ा है हमारा हीरो महेश बाबू यानी आरव रेड्डी। आरव रेड्डी एक फौजी परिवार से है जिसने बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति से अपने खून में बसा ली है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आग है, होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वो दुश्मन को पहले ही मौत दे चुका हो। उसके पीछे सेना की यूनिट तैयार है, मानो किसी भी आदेश का इंतजार कर रही है। कंट्रोल रूम से सीन कट होता है। भारत सरकार की टीम सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी अरविंद स्वामी विलेन साहब माइंडेड बट डबल फेस्ड, हकीकत में देश का गद्दार है। दिखावे में वो देशभक्त है पर असल में इंटरनेशनल माफिया से मिला हुआ है। उसके पास एक गुप्त प्लान है, भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स को ब्लैक मार्केट में बेचना, जो देश की अर्थव्यवस्था को गिरा देगा। अब कैमरा कट होता है चीन और भारत की सीमा पर। दुश्मन ने एक बेहद खतरनाक प्लान बना लिया है, जिसको एग्जीक्यूट करने वाला है इंटरनेशनली मर्सनरी विक्टर चैंग बिलेन, जो चाइना बैक्ड ऑपरेशन चला रहा है। विक्टर चैंग को लाया गया है क्योंकि अरविंद स्वामी जानता है कि आरव रेड्डी को हराने के लिए कोई बाहरी दिमाग और फौलादी ताकत चाहिए। यहाँ एक हाई टेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहाँ विक्टर चैंग अपने कमांडरों के साथ मिलकर एडवांस्ड ड्रोन, एआई पावर्ड वेपन्स और बायोकेमिकल वॉरफेयर का प्लान बना रहा है। अब सिनेमैटिक एंट्री होती है हीरोइन की, तिरिसा कृष्णन, जो फिल्म में है डॉक्टर अनन्या राव, एक मिलिट्री साइंटिस्ट और आरव रेड्डी की बचपन की दोस्त। अनन्या आरव को इन्फॉर्म करती है, आरव यह सिर्फ जंग नहीं है, ये सर्वाइवल की जंग है। अगर ये बायोकेमिकल वेपन लॉन्च हो गया तो हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया खत्म हो जाएगा। आरव रेड्डी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अनन्या अगर दुश्मन सोचता है कि ये ज़मीन उनके कब्जे में आ जाएगी तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि अब मैं उनकी कब्र खुदवा दूंगा। इंटरवल तक का बिल्डअप। अरविंद स्वामी और विक्टर चैंग का प्लान एग्जीक्यूट होने की कगार पर है। आरव रेड्डी अपनी इलाइट स्क्वाड के साथ इनफिल्ट्रेशन के लिए निकल चुका है। हैवी ट्रेनिंग मॉन्टेज जहां ड्रोन वॉरफेयर, डेजर्ट कॉम्बाट और माउंटेन वॉरफेयर दिखाया जाता है। इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जहां आरव अपने पिता की फौजी वर्दी पहनते हुए वादा करता है, इस बार सिर्फ जीत नहीं चाहिए, इतिहास चाहिए। अनन्या राव की आंखों में डर की लकीरें तो हैं, पर भरोसे उससे भी गहरा है। वो आरव रेड्डी को माइक्रोचिप देती है, जिसमें एनिमीज कैंप की सारी जानकारी इंक्रिप्टेड है। कैमरा जूम इन करता है आरव के चेहरे पर। वो चिप को घूरते हुए हल्की सी मुस्कान देता है। देश के दुश्मन जितना भी डिजिटल हो जाएं, हमारा दिल देश के लिए हमेशा एनालॉग रहेगा। सीन कट होता है हाई वोल्टेज मॉन्टेज सीक्वेंस पर। बीजीएम तेज होता है। आरव रेड्डी अपनी स्पेशल ऑप्स टीम तैयार करता है। टीम में है राणा दुग्गावती एज मेजर रुद्रा सिंह, एक रॉ ब्रूट फोर्स वाला कमांडो जो एनिमी बेस में घुसकर तबाही मचा सकता है। विजय सेतुपति एज श्याम प्रताप, इंटेलिजेंस ऑफिसर, हैकिंग, डिकोडिंग और एनिमी इन्फिल्ट्रेशन स्पेशलिस्ट। नयन थ्रब एज अल्ट्री, मीरा शर्मा, स्नाइपर एक्सपर्ट, कूल हेडेड बट डेडली एक्यूरेट। यहाँ एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है ट्रेनिंग शॉट्स गियर रेडी हो रहे हैं, ड्रोन सर्वाइलेंस हो रही है और बुलेट मैगजीन भरते सोल्जर्स के क्लोजअप शॉट्स दिखाए जा रहे हैं।
अब कहानी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। एनिमीज़ के पास एक क्वांटम मिसाइल जो एआई से कंट्रोल होता है, उस मिसाइल के टारगेट हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व है। अनन्या राव डिकोड करती है। अगर मिसाइल लॉन्च हो गया तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, पूरा साउथ एशिया न्यूक्लियर एस बन जाएगा। आरव रेड्डी अपनी टीम को देखते हुए कहते हैं, ये जंग है उन लोगों से जो सोच रहे हैं भारत को झुका देंगे, पर वो नहीं जानते हम सिर्फ झुके हुए धनुष होते हैं, ताकि वॉर के वक्त हमारे तीर सीधा दिल में जाकर लगे। सीन शिफ्ट होता है एनिमीज बेस पर। विक्टर चैंग, अरविंद स्वामी दोनों प्लान बना रहे हैं। विक्टर का डायलॉग सिनेमैटिक और इंटिमिडेटिंग है। यू कैन नॉट किल व्हाट यू कैन नॉट सी, पर विजय सेतुपति का टाइट रिप्लाई सीन में ट्विस्ट लाता है। पर तू भूल गया, हिंदुस्तान के सिपाही अंधेरों में भी देख लेते हैं। हाई स्पीड के एक्शन बिल्ड होता है। अब सुरक्षा का अल्टीमेट प्लान बनता है, ऑपरेशन बिजरा। मिशन का ऑब्जेक्टिव है एनिमी मिसाइल कंट्रोल हैक करना, विक्टर चैंग को न्यूट्रलाइज करना, अरविंद स्वामी के बिट्रेल को एक्सपोज करना। लाइव ग्लोबल ब्रॉडकास्ट में इंटरवल लेवल का क्लाइमैक्स सीन आता है। हाई टेंशन मोमेंट। आरव और टीम एनिमी बेस में घुस चुके हैं। एक ड्रोन उन्हें टारगेट कर लेता है। आरव ब्लास्ट होने से पहले चिप को रुद्र सिंह को देकर कहता है, मैं गिर भी गया तो भारत नहीं गिरने दूंगा। एक्सप्लोजन स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इंटरवल लिखा आता है। बिल्कुल बड़े स्क्रीन के लायक पेस और स्केल पे है स्टोरी। अब शुरू होता है ऑपरेशन बजरा का असली एग्जीक्यूशन। रात का वक्त है। लोकेशन दुश्मनों का सेक्रेट बेस, आर्टिक की बर्फीली घाटियों में। पूरे आसमान में नॉर्थर्न लाइट्स चमक रही है, लेकिन इनके नीचे एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो इतिहास को दर्ज होगा। एरियल शॉट। ड्रोन स्काई में हमिंग कर रहे हैं। इंफ्रारेड व्यू। दुश्मन सोल्जर्स स्नो कैमोफ्लेग में घूम रहे हैं। आरव रेड्डी विनोक्यूलर्स से बेस को देख रहा है। स्लो जूम इन उसके चेहरे पर, आइज फुल ऑफ फायर। आरव लो टोन स्टील वॉइस के साथ, ये रात तो उनकी है पर सवेरा हमारा होगा। कट होता है सीन। विजय सेतुपति हैकिंग सिस्टम में बिजी है। कोड्स स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल हो रहे हैं। ही वो विस्पर करता है, 5 सेकेंड और बस मिसाइल के एआई को ओवरराइड करने वाला हूँ। राणा दुग्गवती अपनी हैवी मशीन गन रेडी करता है। आंखों में जुनून है। नयंत्रा स्नाइपर पोजीशन में एक हल्की ब्रेथ लेती है। कैमरा उसकी आईलैशेस के स्लो मोशन शॉट पर रुकता है। शी मरमर्स, एक भी शॉट चूकी तो पूरा देश रोएगा। अब एक सिनेमैटिक बिल्ड अप सीन आता है। एनिमी लीडर विक्टर चैंग मिसाइल एक्टिवेट करता है। काउंटडाउन शुरू होता है। एनिमी सोल्जर्स लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं, टारगेट लॉक्ड, इंडिया फ्यूल रिजर्व। आरब की पल्स तेज हो रही है, लेकिन एक्सप्रेशन रॉक स्टडी। वो अपनी टीम को कमांड देता है, हर सेकंड कीमत है और हर बुलेट का हिसाब दिया जाएगा। एक्शन सीक्वेंस आता है। राणा का करैक्टर रुद्र सिंह फ्रंट लाइन तोड़ता है, गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहा है। आरब पीछे से एजोल्ट करता है, एक के बाद एक एनिमी न्यूट्रलाइज करता है। विजय हैकिंग के फाइनल स्टेज में है। ओवरराइड डन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी डाइवर्टेड। स्क्रीन पर मिसाइल का पाथ बदल जाता है और पूरा बेस हिल उठता है। अब आरब और वेक्टर आमने सामने हैं। बैकग्राउंड में फायर है, दोनों के सेल हाउट्स अगेंस्ट में फ्लेम्स। वेक्टर मॉकिंग, वो हंसी उड़ाता है। यू आर टू लेट सोल्जर। आरब स्माइलिंग कोल्डली। लेट हम सिर्फ शादी में होते हैं, जंग में नहीं। और एक तगड़ी फाइट सीक्वेंस शुरू होती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज शॉट्स, हर एक पंच और किक की आवाज़ आपके व्यूवर्स के कानों में गूंजेगी। फाइनली आरब अपनी कॉम्बैट नाइफ से विक्टर को डिसआर्म करता है और उसे इम्बोरलाइज कर देता है।
विजय फाइनल कंट्रोल में मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है। पूरी स्क्रीन पर फायरवर्क्स जैसा ब्लास्ट दिखता है, लेकिन ये बचाव का ब्लास्ट है, विजय का सिंबल। विक्ट्री सीन आता है। टीम बेस कैंप पर वापस आती है। हेलीकॉप्टर सनसेट में उड़ रहा है और आरब की आंखें फ्यूचर की ओर देख रही हैं। नयनतारा धीरे से आरब के पास आती है, मुस्कुराकर पूछती है, अगला मिशन कब है सर? आरब हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, दुश्मन जब तक सांस लेगा हमारी टीम का मिशन ख़त्म नहीं होगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बैकग्राउंड में एक थंडर स्टॉर्म बीजीएम उठता है और लिखा आता है, आरब रेड्डी विल रिटर्न। और क्रेडिट रोल होते हैं। क्लिफ हैंगर म्यूजिक। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस फिगर शैडो में खड़ा है। सरप्राइज कैमियो सुपरस्टार एक्टर वो अरब की टीम के बारे में इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को जानकारी देता है। अरब रेड्डी को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया का अंडरवर्ल्ड इकट्ठा होगा और स्क्रीन फेड हो जाती है। देखो यार, महेश बाबू की काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं आज के डेट में और हुई भी हैं। बहुत सारी मूवीज़ वो एक फैमिली लेवल पर बनाते हैं, बट ये जो मूवी है वो हॉलीवुड लेवल पर है। इसकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है कुछ इसी तरह इसकी स्टोरी होने वाली है। अगर आपने देखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और महेश बाबू की बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने एक अलग रोल निभाया है, जैसे कि सरकारू वारी पाता एंड गुंटूर कारम। इन न्यू मूवीज़ महेश बाबू की आई हैं, इनमें कुछ अलग रोल उन्होंने निभाए हैं। बट ये जो आ रही है इनकी SSM 29, ये अलग ही लेवल पर है भाई। इसका बजट देखकर ये आदमी समझ रहा है कि 1000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट किए होंगे भाई, किस लेवल की इसकी स्टोरी होने वाली है। इसकी जो स्टोरी है वो वाराणसी से शुरू होने वाली है। वाराणसी में कुछ होगा, ग्रंथ रिलेटेड इसकी स्टोरी है। ग्रंथ और मंदिर से रिलेटेड इसकी स्टोरी कुछ होगी। तो इसके कुछ फैक्ट एंड रिव्यूज़ मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के बारे में। बजट अप्रोक्स 1000 करोड़, बिगेस्ट इंडियन फिल्म बजट एवर। डायरेक्टर एस राजमौली। बाहुबली और RRR के बाद एक और एपिक मूवी ये रिलीज करने वाले हैं। राइटर आप खुद में राइटर। महेश बाबू एज मेजर रोल आरब रेड्डी। विजय सेतुपति एज अर्जुन राव, मास्टर हैकर। राणा तेगुपति एज रुद्र सिंह, हैवी आर्टिलरी एक्सपर्ट। नयनतारा एज कैप्टन पेरिया, वर्मा स्नाइपर एंड स्ट्रेटजी हेड। स्पेशल विलेन विक्टर चैंग, played by international actor Don Lee. Cameo Ramcharan as Colonel Dev, surprise entry in climax. Music जो है इस मूवी में वो है MM कीरावनी, RRR फेम। बैकग्राउंड स्कोर गूज़बम्प गारंटेड है इसके। VFX एंड एक्शन कोरियोग्राफी ILM एंड स्टूडियो वाइटा हॉलीवुड लेवल के हैं। सिनेमाटोग्राफी की अगर हम बात करें तो सेंथिल कुमार बाहुबली और RRR के बराबर है। जो ऑलरेडी रिलीज मूवी है उनसे बेस्ट ही होने वाली है, क्योंकि इसका बजट ही देख लो भाई। मूवी रिव्यू की अगर हम बात करें तो SSMB 29 एक फिल्म नहीं है, एक विजुअल एक्सपीरियंस है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो लगेगा जैसे इस हर फ्रेम में करोड़ों रुपये बढ़ाए गए हैं और एक एक सेकंड एड्रेनलिन से भरा हुआ है। महेश बाबू का एंट्री सीन, बिलीव मी, जैसे ही स्लो मोशन में वो आर्मी ड्रेस में बारिश के बीच में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, बैकग्राउंड में थंडर स्टॉर्म है और म्यूजिक फुल ब्लास्ट है। पूरे सिनेमा हॉल में सीटियाँ और तालियां गूंजने लगती हैं। मूवी का डायलॉग फायर है, दुश्मन अपने पीपल्स कहते हैं, हम अपनी हिम्मत। जंग जीतनी नहीं है, दुश्मन का ख्वाब भी जला देना है। एक्शन सीन वर्ल्ड क्लास, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, आर्कटिक स्नो फाइट, टैंकर चेस सीन इन डेजर्ट, अंडर वाटर मिसाइल, डिसआर्मिंग सीन, फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा। VFX तो इतना रियलिस्टिक है कि आप सोचेंगे हॉलीवुड में भी ऐसा सीक्वेंस नहीं देखा। इमोशनल कोटेशन भी हाई लगती है। आरब रेड्डी का एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वो अपने माता पिता की मज़ार पर जाता है और कहता है,
आपकी कसम थी देश से वफादार रहने की, आज मैं अपनी जान से भी वफा करूंगा। IMDb पर 9.7 स्टार है, रोटन टमाटोज 98 फ्रेश, ऑडियंस स्कोर 99% लव्ड, बुक माई शो पर 97% मस्ट वॉच होगी। इंटरनेशनल मीडिया स्पेक्टिकल्स ऑफ द ईयर, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, योर ऑडियंस को हाइप मिलेगा। ओपनिंग डे मिनिमम will be around 200 crore worldwide. Opening weekend, we can say that it will be 700 crore worldwide. Lifetime collection expected माने तो इसकी होगी 2500 crore worldwide, biggest ever for any Indian film. आप देख लो यार, जैसा बजट ऐसी फिल्म। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और वीडियो में। इसकी जो कुछ स्टोरी एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा। तो स्टोरी इसकी ये वाली यहाँ से शुरू होती है।